टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। के साथ तभी हमने ये तय कर लिया था कि अगले इलेक्शन में हम मिलकर लड़ेंगे। तो ये बात एमकेएम से तय थी और जमीयतुल उलमा इस्लाम के साथ तय थी, बाकियों किसी के साथ तय नहीं थी। वो एक हुकूमत की हद तक जरूर इकट्ठे हुए थे नो कॉन्फिडेंस में। इन दो जमातों के साथ मुफाहमत और अंडरस्टैंडिंग तभी मौजूद थी। जो है वो बातें ज़रा ज़्यादा तेज़ कर देते हैं हर तरफ के, हमारे वाले भी करेंगे, दूसरी तरफ वाले भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है, हम क्या कमिटमेंट करने जा रहे हैं और कौम को, वोटर को किसका मैनिफेस्टो अट्रैक्ट करता है, वो मैनिफेस्टो जो डूएबल हो। तो राना सनाउल्लाह खान साहब ने क्या फरमाया, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या फरमाया, ये इलेक्शन तक चलता रहेगा। तो इन्हें चलने दें और हम जो है ये सियासी बयान एक दूसरे पे आते जाते रहेंगे, लेकिन हमने एहतियात के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात में हम कन्विंस्ड हैं कोई एक जमात या कोई एक अदारा बहरान से नहीं निकाल सकता। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए, बहुत मोहतात कदम उठाने की ज़रूरत है। 16 माह जिस अजाब से, मैं अजाब का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हम गुजरे हैं मिलके, वो एक आग का दरिया था। जो वो यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको पूरा सपोर्ट किया। CPAC के ट्रिप्स पे भी हम इकट्ठे जाया करते थे, CM सिंह हमारे साथ जाते थे, शाहजी, हम इकट्ठे जाके वहाँ बात करते थे। और यहाँ पे हमने जो आपको ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का गिफ्ट भी नवाज शरीफ साहब ने दिया था, K4 के प्रोजेक्ट पे भी हमने कंट्रीब्यूट यहाँ पे किया था। और हम यहाँ पे ये जो आपकी सर्कुलर रेलवे है जो बन ही नहीं पा रही है, उसके ऊपर भी जो CPAC का हिस्सा बनवाने में हमने ज़ाहिर फैसिलिटेट किया था। फेडरल गवर्नमेंट के बगैर आप किसी दूसरे मुल्क से तो बात नहीं कर सकते। एंड टॉप ऑफ इट जो लॉ एंड ऑर्डर है कराची का, कम से कम उसको ठीक करने का क्रेडिट तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप को दें। हर उस दोस्त के और सियासी हरीफ के शुक्रगुजार हैं जिसे ये यकीन हो गया है कि अगले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। इस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये जो चार्जशीट है ये पॉलिटिक्स में चलती है, आखिर आपने इलेक्शन में जाना है, कुछ कहना है, वोटर से वोट लेना है। अगर आपने anti-PMLN वोट कलेक्ट करना है तो कोई बात कहेंगे तो वोट मिलेगा ना आपको। इसलिए इतनी छूट मेरा ख्याल है हमें अपने दोस्तों को दे देनी चाहिए। साहब ने अपनी हमाकत से और अपनी कम फहमी से और अपनी कज फहमी से और अपनी गैर दानिशमंदाना रवैये से और अपनी बदज़बानी से और अपनी साजिश से किसी सियासी कुव्वत को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने सिर्फ जेलों का रास्ता दिखाया और गालियां दी और इल्ज़ाम लगाए। यही नहीं रुके, जो घेराव किया वो भी सबको याद है, धरना देके। उसके बाद लोगों के घरों तक पहुंचे और फिर महाशय जो थे वो GHQ तक जा पहुंचे, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी। वो कि आदत भी उनको पिछली इस्टेब्लिशमेंट में और पिछली अदलिया ने डाली थी, लेकिन खुद भी वो दूध फीडर में दूध नहीं पीते थे, बच्चे नहीं हैं, समझदार आदमी हैं और बड़े जो सीजन पॉलिटिशियन है वो उनके साथ भी थे। उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। हमारे दोस्त हैं सारे हमें बताते थे, आगे हमारी बात नहीं सुनते। अब जहाँ वो पहुँच गए हैं, इसमें भाई हमने उनको नहीं पहुँचाया। ना तो हमने उनको कहा था कि असेंबली से इस्तीफे दें, बल्कि अयाज भाई स्पीकर थे, गोवा तो साथ बैठे रहे। जब इन्होंने पिछले टर्न्योर में, इन्हें तो इस्तीफे देने की आदत है, पहले लोगों से वोट लेने की, वोट भी चाहे जहाज़ भर के ले लें चाहे एजेंसियों के ज़रिए इकट्ठे कर लें। लेकिन जब आप असेंबली में आ जाते हैं तो आप इस्तीफे दे के निकल जाते हैं। तो स्पीकर साहब थे, इन्होंने उनके इस्तीफे संभाले और कई महीने बाद उनके इस्तीफे अमान समझ के लौटा दिए, जो मंजूर भी हो सकते थे। इस बार भी आप देखें, कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए आपने। भाई 150-55 मेंबर है, अंदर बैठो, सिस्टम का हिस्सा रहो, बात करो। अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं रही तो कोई क़यामत आ गई है। लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट पे बैठो। एक हंगामा बर्पा कर दिया, इस्लामाबाद में आग लगा दी, लॉकडाउन कर दिया, गालियाँ, उसके बाद रियासती अदारों की तज़यीक़, अदलिया को गालियाँ, फ़ौज को गालियाँ। वो फिर जब ज़बान खुलती है तो फिर हाथ खुलता है। उसके बाद फिर जनाबे वाला सूबाई हुकूमतें थी दो, उनकी अपनी हुकूमतें खुद ही तोड़ दी। हमने कहा था हुकूमतें तोड़ो नहीं। उसके बाद 9 मई कर दिया,
तोशा खाना पे हाथ साफ किया तो हमें पता ही नहीं था, बाद में पता चला। साइफर का जो काम किया, कोई वज़ीर आज़म ऐसा करता है कि वो किसी मुल्क से इस बुनियाद पर ताल्लुकात ख़राब कर ले कि 4 वोट पड़े। सो मुख्तसर ये कि इस वक्त हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि जो खराबियाँ या खराबात इमरान खान ने की हैं हम उनकी कोई मदद कर सकें। अगस्त 8 या 9 तारीख तक इस साल के बेशुमार दफ़ा कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, हमारी जमात की तरफ से हिदायत थी कि इनकी जमात और बाकी पार्टी आपस में बैठ के जो हल करना है मसला वो पार्लियामेंट में करें, कमेटीज़ बना के। यहाँ तक कि जब आपको याद है एक और पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जो पेशावर में मस्जिद के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब भी मैंने इनको फ़ोन करके इनको दावत दी और ये बहुत खुश थे कि ये बहुत अच्छा मौका है। और ये भी फैसला हुआ कि उसमें हम फिर करेंगे कि जी आगे किस तरह चलना है। इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, मगर इनके जो लीडर साहब थे वो हमारे 2013 से लेके अब तक हमारे साथ किसी वक्त किसी सूरत में ना बैठने को तैयार थे ना बात करने को तैयार थे। तो सियासी जमात जो है उसका तो काम ही है बैठना, बात करना और चीज़ें मुल्क के मफाद में सुलझाना। मगर ज़ाती मफाद जब मुल्क के मफाद से बड़ा हो जाए, जो खान साहब ने किया, तो उसमें फिर तो गुंजाइश ही नहीं रहती। वो कहते थे मुझे बताओ, शर्त क्या रखते थे, मुज़ाकरात तब करेंगे जब, और वो भी मैं टीम भेजूंगा जब कि हमें बताएंगे कि ये इलेक्शन आप पहले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या और जो जो उनकी डिमांड्स थी। और वो कभी भी उन्होंने अपनी जमात को इजाज़त नहीं दी। और जितनी दफ़ा इनकी टीम हमारे साथ बैठी है, मैंने बरमला उनके मुंह पे सबके सामने कहा, और मैं गवाह भी लेके आऊँगा। मैं कहता था आपके पास इख्तियार नहीं है हमारे पास बात करने का, हम इख्तियार लेके आए हैं। हमारी ये PDM की जो जमातें हैं या पीपल्स पार्टी है, आप लोग इख्तियार है आपके पास तो आप आइए, अगर इख्तियार नहीं है। और यही हुआ कि जो बात होती थी एग्री करके जाते थे, मगर वापस नहीं आते थे।